हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 9 का चैप्टर है। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या है? इट ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। यानी अगर इस पूरे होल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस है। ये डायग्राम देखो, यहाँ पर ये किसका स्ट्रक्चर है? न्यूक्लियस का। किसका स्ट्रक्चर है? न्यूक्लियस का। तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियर के अंदर भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोलस। ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस के बाहर थ्रेड लाइक का मास ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन। क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन। और इसी न्यूक्लियर के जो बाहर की आउटर कवरिंग होती है इसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर एनवलप। इस एनवलप में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर पोर। और इन न्यूक्लियर पोर का रोल होता है किसमें? ट्रांसपोर्टेशन में। किसमें? ट्रांसपोर्टेशन में। यानी इससे इंपोर्ट भी होगा और एक्सपोर्ट भी होगा। यानी चीज़ें अंदर आएंगी भी और चीज़ें बाहर जाएंगी इन न्यूक्लियर पोर के थ्रू। वही लिखा हुआ है, न्यूक्लियस इज फाउंड डिफाइंड इन यूकैरियोटिक सेल ओनली। यानी अगर हम बात करें ट्रू न्यूक्लियस की, कैसे? ट्रू न्यूक्लियस की एक प्रॉपर शेप के साथ ही। अब आप इस डायग्राम को देखो तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो कैसा है? डिफाइंड फॉर्म में है, यानी प्रॉपर शेप में है। जबकि हमने प्रोकैरियोटिक केस में देखा था कि कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था। जो जीनोम था यानी जो जेनेटिक मटेरियल था वो सिंपली फ्रीली ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ था। यानी यहाँ पे जो प्रोकैरियोट के केस में था वो उसमें न्यूक्लियस कैसा था? न्यूक्लियस एब्सेंट था। कैसा था? न्यूक्लियस एब्सेंट था। अब बात करें एक एक्सेप्शन की, तो न्यूक्लियस आरबीसी यानी हम यूकैरियोट्स में आरबीसी क्या होती है? एब्सेंट होती है। यानी रेड ब्लड सेल्स में कोई भी न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। अब ये न्यूक्लियस कैसे होते हैं? तो ये होते हैं लार्ज इन साइज एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनेलीज। तो सेल में जितने भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट थे आपके, उनके कंपैरिजन में सबसे बड़ा आपका क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। चाहे आप लाइसोसोम की बात करो, चाहे आप गोल्जी बॉडी की बात करो, चाहे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करो, चाहे किसी भी दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करो, इन सब में सबसे बड़ा जो आपका ऑर्गेनेली होगा वो क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। और ये कहाँ पे लोकेटेड होगा? सेंट्रली लोकेटेड, यानी सेल के सेंटर में लोकेटेड होगा। ठीक। फिर बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस की। तो जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट कौन कौन से हो गए? अब बात करते हैं न्यूक्लियस के पार्ट की। तो मैं अगर स्टडी करूं तो ये मेरा सेल था, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो अगर मैं अब इस न्यूक्लियस की स्टडी करूं तो न्यूक्लियस कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस। ये न्यूक्लियस कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। इसको अगर मैं जूम करके देखूं तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। और ये जो आउटर कवरिंग है इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर एनवलप। और जो इसके अंदर फ्लूइड सब्सटेंस भरा हुआ है, फ्लूइड सब्सटेंस फिल है, इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बात करते हैं किसकी? न्यूक्लियर एनवलप की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? न्यूक्लियर एनवलप की। फिर बात करेंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्म की। तो अगर हम न्यूक्लियर एनवलप की बात करें तो न्यूक्लियस एनवलप इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये देखो डबल मेम्ब्रेन है। कैसा है? डबल मेम्ब्रेन है, यानी यहाँ पे 2 लेयर प्रेजेंट है। that separates the nucleus contents from the cytoplasm of the cell। अब यहाँ का जो कंटेंट है इसको हम क्या बोल रहे थे? न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो सेल में प्रेजेंट है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है वो न्यूक्लियस के कंटेंट को किससे सेपरेट कर रहा है? इस न्यूक्लियर एनवलप की हेल्प से। यानी ये जो न्यूक्लियर एनवलप है अंदर के न्यूक्लियोप्लाज्म को बाहर के साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स नहीं होने दे रहा है, यानी ये एक तरह के बैरियर का काम कर रहा है। वही लिखा है यहाँ पे, न्यूक्लियस कंटेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल
अब साथ ही साथ ये क्या करता है, कवर्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कवर प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ इसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स यानी होल प्रेजेंट होते हैं। और ये पोर्स का रोल क्या होता है, ये क्या प्रेजेंट है, पोर्स, और ये पोर्स का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन में, यानी ट्रांसपोर्ट में। न्यूक्लियस पोर आर प्रेजेंट विच अलाउ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस प्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। यानी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं, अगर किसी भी चीज़ को न्यूक्लियस के अंदर जाना है तो वो इसी के अंदर इन पोर्स के थ्रू अंदर आएगी, और अगर किसी चीज़ को बाहर जाना है तो वो इन्हीं पोर्स के थ्रू बाहर जाएगी। कहाँ जाएगी, सेल के साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस से सेल के साइटोप्लाज्म में, किसके थ्रू, न्यूक्लियस पोर के थ्रू। ओके, अब बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट था, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये कैसा है, सिमिलर टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के जैसा लिक्विड और फ्लूइड है। ऑल्सो नोन एज ए कैरियोप्लाज्म, पढ़ते हैं ना हम कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स होता है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियर प्लाज्म। आपने पढ़ा था ना प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म में हमने पढ़ा था ना दो चीज़ें आती हैं, एक तो साइटोप्लाज्म आता है और दूसरा चीज़ आता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों के कॉम्बिनेशन से किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटोप्लाज्म का। ओके, तो ऑल्सो नोन एज ए कैरियोप्लाज्म, इसको हम कैरियोप्लाज्म भी बोलते हैं क्योंकि किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियस से। कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसकी कवरिंग किससे है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और न्यूक्लियर इनवलप बेस को बोलते हैं। फिर बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम की। कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम इधर देख लो। किसी भी सेल की अगर हम बात करें तो इस तरह से सेल है, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इंटेंगल फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट है। ये कैसा है, इंटेंगल मास ऑफ डीएनए, इंटेंगल मास ऑफ डीएनए। अब अगर मैं इस प्रॉपर उलझे हुए, इंटेंगल का मीन्स क्या हुआ, उलझा हुआ, तो अगर इस उलझे हुए डीएनए को मैं फोल्ड कर दूं, कैसे कर दूं, फोल्डिंग कर दूं, फोल्डिंग ऑफ डीएनए, क्योंकि ये न्यूक्लियस कैसा एक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। एक तो सेल आपकी बहुत छोटी सी, और उस छोटी सेल के अंदर न्यूक्लियस उससे भी छोटा, और उसके अंदर उलझा हुआ क्या प्रेजेंट है, आपका डीएनए प्रेजेंट है। तो अभी हमको क्या करना है, उस उलझे हुए डीएनए को प्रॉपर एक डिफाइन फॉर्म में, फोल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म में हमें उसके न्यूक्लियस के अंदर रखना है। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि हम उसकी फोल्डिंग करें। तो फोल्डिंग के लिए एक प्रोटीन आती है जिसको हम क्या पढ़ते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। तो वो फोल्डिंग क्या करती है, ये आपका जो उलझा हुआ इस तरह से डीएनए था, इंटेंगल डीएनए था, इस इंटेंगल डीएनए की फोल्डिंग के लिए कुछ प्रोटीन्स आती हैं, प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स कौन सी होती है, ये प्रोटीन्स होती हैं हिस्टोन। अब ये प्रोटीन क्या करेंगी, इस उलझे हुए डीएनए में जाकर बाइंड कर जाती हैं। क्या करेंगी, बाइंड कर जाती हैं। वो इस लंबे से थ्रेड को प्रॉपर एक डिफाइन शेप प्रोवाइड करती हैं इस फोल्डिंग का, इस तरह से। इसी फोल्डेड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इस फोल्डेड फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। ये इंटेंगल था डीएनए, यानी डीएनए को ही हमने फोल्ड कर दिया। क्या कर दिया, डीएनए को हमने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। और इसी फोल्डेड फॉर्म को हम क्या बोले, क्रोमोसोम बोल रहे हैं। और लेकिन अगर मैं इस प्रॉपर इस छोटे से थ्रेड की बात करूं, यानी अगर मैं अगर मैं इस क्रोमोसोम की एक प्रॉपर छोटे से थ्रेड की बात करूं जिसमें कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं, इस तरह से कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, क्रोमैटिन। क्या मैं बोलूँगी, क्रोमैटिन।
और साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे छोटे छोटे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, जीन्स जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं, जीन्स जीन्स जीन्स। और ये जीन किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन का। तो फिर से देख लो, इंटेंगल फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट था किसके अंदर, किसी सेल के अंदर प्रेजेंट था, सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था। और उस इंटेंगल फॉर्म ऑफ डीएनए को हमें प्रॉपर फोल्डिंग प्रोवाइड करनी है, और फोल्डिंग किसके थ्रू होगी, हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू होगी। हिस्टोन प्रोटीन ने आके यहाँ पे बाइंडिंग करी, बाइंडिंग से वो जो इंटेंगल फॉर्म ऑफ डीएनए था वो फोल्ड हो गया क्रोमोसोम के फॉर्म में। अगर उसकी भी मैं एक थ्रेड निकालूं, अगर एक थ्रेड की बात करूं तो जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन बोलेंगे। हर जगह आप पढ़ रहे हो ना क्रोमैटिन, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन बोलेंगे। और उस क्रोमैटिन को भी अगर हम जूम करके देखें तो छोटे छोटे सेगमेंट प्रेजेंट होंगे पूरे इस इंटेंगल डीएनए में, और उन छोटे छोटे सेगमेंट्स को क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे, जीन बोलेंगे। और वो जीन्स का क्या काम होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन। ओके तो देख लो यहाँ पे आके कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के क्या क्या कंपोनेंट है, डीएनए, यानी डीएनए से ही क्रोमोसोम बनता है। और डीएनए की फोल्डिंग के लिए हमने क्या यूज़ किया, प्रोटीन यूज़ किया। उन प्रोटीन्स का नाम क्या था, हिस्टोन प्रोटीन। और उसी डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स में क्या प्रेजेंट था, जीन्स प्रेजेंट था। और हर एक जीन किसका फॉर्मेशन कर रहा था, प्रोटीन का। यानी ये जो डीएनए इस तरह से प्रेजेंट था उसकी हमने प्रोटीन की फोल्डिंग कराई, प्रोटीन की फोल्डिंग कराई हिस्टोन प्रोटीन की बाइंडिंग से। और अगर मैं बात करूं तो इस जीन में छोटे छोटे सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं, छोटे छोटे ये सेगमेंट्स प्रेजेंट है। ये सेगमेंट्स किसके हैं, जीन्स के हैं, यानी जीन 1, जीन 2, जीन 3, यानी ये बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हैं। और ये सारे जीन्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन्स का। बहुत तरह के प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। देख लो, क्रोमैटिन मटेरियल एंड इंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर कैसा था, इंटेंगल यानी उलझा हुआ मास ऑफ स्ट्रक्चर था। विजिबल था ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी जब आपकी कोई एक सेल 1 से 2 में जाती है, जब भी किसी सेल को डिवाइड होना होता है यानी डिवाइड होगी, तो इसके अंदर प्रेजेंट जो क्रोमोसोम होगा वो भी क्या होगा, डबल होगा, तभी तो वो दोनों सेल में इक्वली सेपरेट हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, विजिबल होता है। ऐसी कंडीशन पे डिवीज़न के टाइम ये क्रोमोसोम प्रॉपरली विजिबल हो जाता है, क्योंकि इसका अमाउंट भी डबल हो जाता है। तो ये यहीं पे लिखा है, विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। डीएनए कंसिस्ट ऑफ जीन। अब यहाँ पे हमने देख लिया डीएनए में क्या प्रेजेंट है, डीएनए के इस छोटे से सेगमेंट की अगर हमने बात करी तो डीएनए में जीन्स प्रेजेंट है। कॉल द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। न्यूक्लियस plays an essential role in transmitting the inheritance material from parent to child। मान लो ये कोई पेरेंट सेल है, ये आपके पेरेंट से आई है। अब ये हम हो गए, ये क्या है, कोई डॉटर सेल है। तो अगर हमारा फॉर्मेशन हमारे पेरेंट से ही हुआ है, तो अगर ये किसी में पेरेंट सेल की बात करूँ तो हमारे अंदर जो भी जीन आया वो कहाँ से आया है, पेरेंट से आया है। यानी हमारे पेरेंट्स के अंदर जो भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे, हमारे पेरेंट्स के अंदर जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट थे वो अब हमारे में भी आ गए हैं। इसीलिए जो हमारे फीचर्स हैं, जो हमारे फीचर्स हैं किससे सिमिलर होते हैं, फीचर्स सिमिलर टू पेरेंट्स। अगर आप अपने बालों की बात करो तो हो सकता है आपके बालों का जो स्ट्रक्चर है, यानी आपके बालों की जो बनावट है वो आपकी मदर से मैच हो रही हो, आपकी नोज़ आपके फादर से मैच हो रही हो। क्यों, क्योंकि जो भी आपने अपने पेरेंट्स से डीएनए इनहेरिट किया है तो वो किस फॉर्म में आया है, कैरेक्टर्स के फॉर्म में आया है। ओके फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल साइटोप्लाज्म, जिसको हम सेल ब्लड भी बोलते हैं, क्योंकि सेल के अंदर प्रेजेंट इस फ्लूइड लिक्विड सब्सटेंस की बात करेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे, इस लिक्विड फ्लूइड सब्सटेंस की। अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रीवियस स्लाइड में किसके बारे में पढ़ा, इस न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, डीएनए के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इस लिक्विड फ्लूइड सब्सटेंस की, तो जिसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। द फ्लूइड लिक्विड सब्सटेंस, ये कैसा है, फ्लूइड है, लिक्विड सब्सटेंस है, इनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो इसकी आउटर कवरिंग है वो किसकी बनी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। एंड प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, और ये कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है। एक्वस इन्वायरमेंट वेयर कैसा है, एक्वस है,
वेयर बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर, जहाँ पे बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, और इसी एक्वस लिक्विड सब्सटेंस में बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, जैसे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है, पेरोक्सिसोम प्रेजेंट है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, वैक्यूल्स प्रेजेंट है, लाइसोसोम प्रेजेंट है और राइबोसोम्स प्रेजेंट है। यानी ये सारे सेल्स के ऑर्गेनेलीज कहाँ प्रेजेंट हैं? इसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और हर एक ऑर्गेनेली अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का फॉर्मेशन करता है, राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, लाइसोसोम डाइजेशन का काम करता है। सभी के अपने अपने सेपरेट फंक्शन हैं। परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड ईच ऑर्गन इज इनक्लोज बाय मेम्ब्रेन, और सारे ही ये जो ऑर्गन है, छोटे छोटे ऑर्गन हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ये सब क्या है? अपने अपने सेपरेट मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड है, यानी सबकी अपनी अपनी एक मेम्ब्रेन है। ओके, फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक सेंट्रल वैक्यूल्स की। किसकी? सेंट्रल वैक्यूल्स की। ऑल्सो नोन एज प्लांट सेल स्टमक। स्टमक क्यों? क्योंकि ये वैक्यूल है और यहाँ पर क्या होता है? स्टोरेज होता है, सभी तरह के मॉलिक्यूल का स्टोरेज होता है। फाउंड इन प्लांट सेल। एनिमल के केस में भी होती है, एनिमल में भी होगी, बट ये कैसी होगी? स्मॉल साइज़ की होगी, बहुत ही स्मॉल साइज़ की होगी। जबकि प्लांट के केस में जो सेंट्रल वैक्यूल्स है उसका साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 50 से 90% होता है सेल वॉल्यूम। यानी अगर हम टोटल सेल की बात करें तो उसका 50 से 90% जो पोर्शन होता है वो किसका होता है? वैक्यूल्स का होता है। फिल्ड विद सेल सैप, यानी इसमें अब इस वैक्यूल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या फिल्ड है? सेल सैप। सेल सैप क्या है? ये फिल्ड है किससे? सेल सैप से। जैसे सेल की अगर हम बात कर रहे थे तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट था? साइटोप्लाज्म। वैसे ही आपके वैक्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल सैप। और ये सेल सैप किससे बना होगा? ये सेल सैप होगा, प्रोटीन्स होंगी इसमें, कुछ अमाइनो एसिड्स होंगी, कुछ शुगर होगा, इस सब के मिक्सचर को क्या बोलेंगे? सेल सैप। लार्जेस्ट ऑर्गेनेली इन द प्लांट सेल, और ये क्या है? सबसे बड़ी ऑर्गेनेली है प्लांट सेल में। फंक्शन क्या है? स्टोर मटेरियल्स, ये मटेरियल्स को सेव करता है, प्रोटीन, शुगर, अमाइनो एसिड, तभी तो हम इसकी कॉम्बिनेशन को क्या बोल रहे हैं? सेल सैप बोल रहे हैं। एंड वेस्ट, और साथ ही साथ कुछ वेस्टेज मटेरियल, जैसे कि कोई अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड हो गया, कुछ सेल का वेस्ट हो गया, सेल वेस्ट हो गया, वो सारा कहाँ स्टोर होगा? इसी वैक्यूल्स के अंदर होगा। मेंटेन द प्रॉपर प्रेशर विद इन द सेल टू प्रोवाइड टर्जिटी एंड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट फॉर ग्रोइंग प्लांट। अब ये साथ ही साथ साइज में इतना बड़ा है, बड़े होने की वजह से ये क्या करेगा? सेल में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, डिफाइंड शेप प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से सेल की जो टर्जिटी है वो मेंटेन रहेगी। अब टाइप ऑफ वैक्यूल्स की बात करें तो अगर हम टाइप ऑफ वैक्यूल्स की बात करें तो एनिमल के केस में बात करेंगे और प्लांट सेल के केस में बात करेंगे। तो अगर हम एनिमल के केस की बात करें तो एनिमल के केस में ये कैसा था? स्मॉलर इन साइज था, जबकि प्लांट के केस में कैसा था? 50 से 90% ऑफ सेल वॉल्यूम रखता था, यानी ये बहुत बड़ा था। ओके, तो अभी एनिमल के केस में हम स्टोरेज की बात करें तो ये इसका स्टोरेज मटेरियल ग्लूकोज हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है और प्रोटीन्स हो सकता है। जबकि प्लांट के केस में ये कैसा होगा? सेल सैप से फिल्ड होगा, और ये सेल सैप का कंपोजिशन क्या होगा? इसमें अमाइनो एसिड्स होंगे, शुगर होंगे और ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे, और ये सब किसके अंदर फिल होगा? इस वैक्यूल्स के अंदर फिल्ड होगा। ये कैसा होगा? टेम्परेरी होगा, यानी जब अगर सेल को रिक्वायर्ड है, टेम्परेरी क्यों? अगर सेल को रिक्वायर्ड है कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज की, तो ऐसी कंडीशन में किसी छोटे से वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट अगर सेल को रिक्वायर्ड नहीं है तो इस वैक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा या फिर डाइजेस्ट हो जाएगा।
जबकि प्लांट के केस में क्या होगा, परमानेंट होगा। ये परमानेंट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल हमेशा प्रेजेंट रहता है और यहाँ पे सारे क्या बोलते हैं सेल सैप का स्टोरेज होता रहता है, क्योंकि प्लांट सेल क्या करती हैं, यूजुअली फूड का फॉर्मेशन खुद से करती हैं, फूड का फॉर्मेशन करती है यानी फूड की सिंथेसिस खुद से करती है। तो ऐसी कंडीशन पे वो हमेशा फूड को क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे। जबकि एनिमल के केस में ये टेम्परेरी होता है, क्योंकि एनिमल्स क्या करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए किसी और सोर्स से। जब मन किया बाहर से किसी भी सोर्स से फूड ले लिया और खा लिया, जबकि प्लांट के केस में ऐसा नहीं होता। ओके, फिर हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये न्यूक्लियस से अटैच्ड एक स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा है, न्यूक्लियस से अटैच्ड एक स्ट्रक्चर है। तो ये कैसा है, सेल सर्कुलेटरी सिस्टम भी हम इसको बोलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, मेम्ब्रेन से कैसा है, ये बाउंड है, यानी अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो इसमें एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली विद ए लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब एंड सीड्स। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो इसमें छोटे छोटे ट्यूब्स प्रेजेंट हैं और साथ ही साथ सीट लाई का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। कैसा, सीट लाई का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यानी एक प्रॉपर स्टैक यानी बंडल ऑफ सीड्स प्रेजेंट है यहाँ पे। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंजाइम्स एंड हार्मोन्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये दो टाइप की होती है, एक होती स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी वो बनाएगी प्रोटीन, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो बनाएगी एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड लिपिड। ये तीन चीज़ों का फॉर्मेशन करेगी। साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क है, क्योंकि ये पूरे सेल के कहाँ प्रेजेंट है, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये कैसा है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क है। एक प्रॉपर एक पूरा फ्रेम प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। कहाँ प्रेजेंट है, सेल के साइटोप्लाज्म में। फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। फॉर एग्जांपल के प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, एंजाइम्स, कुछ एंजाइम की सिंथेसिस हो रही है, और ये एंजाइम्स फिर आगे जाकर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके, तो अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर वेसिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इन वेसिकल का काम क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन में। सिस्टर्नी प्रेजेंट होगी, जो कैसी होगी, क्लोज्ड होगी, फ्लूइड फिल्ड सैक्स होंगी। अब देखो यहाँ पे ये कैसी है, वेसिकल्स, छोटे छोटे वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे इस तरह से। जब भी कोई चीज़ न्यूक्लियस से बाहर आएगी तो वो कहाँ पर सबसे पहले आएगी, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगी। यहाँ पे न्यूक्लियस में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट थे, इन पोर्स के थ्रू चीज़ें बाहर आएंगी, वो कहाँ पे आएंगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वैक्यूल्स के फॉर्म में यानी वेसिकल्स के फॉर्म में कहाँ जाएंगी, बाहर जाएंगी, अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पर जाएंगी। सिस्टर्नी के फॉर्म में ये जो स्टैक लाइक का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कैसा है, क्लोज्ड है, चारों तरफ से बंद है, फ्लूइड, इसके अंदर क्या है, फ्लूइड फिल्ड है, यानी इनके अंदर एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस फिल्ड है। ये देख लो यहाँ पे सिस्टर्नी स्पेस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और साथ ही साथ अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करें तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम। ये एक स्पेसिफिक फंक्शन है, फंक्शन लिखा है यहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में ये कोई सेल हो गई, न्यूक्लियस से जो भी चीज़ का फॉर्मेशन हुआ वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू कहाँ आएगी, सेल को साइटोप्लाज्म में आएगी। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडो रेटिकुलम, दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये कैसा होगा, नेचर में स्मूथ होगा। कैसे होगा, स्मूथ होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। राइबोसोम ना प्रेजेंट होने की वजह से, क्योंकि यूजुअली हम पढ़ते हैं ना कि राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में, बट क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते तो इसीलिए यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है और इनका अपीयरेंस भी कैसा हो जाता है, स्मूथ हो जाता है।
बट ये प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करते, लेकिन साथ ही साथ ये किसकी सिंथेसिस करती है, कुछ एंजाइम्स की, कुछ लिपिड मॉलिक्यूल्स की और कुछ हार्मोन्स की। और इनके पास एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ये डिटॉक्सिफाई करते हैं सेल से कुछ पॉइजन्स और ड्रग्स को। फिर बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। तो अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस क्या होगी, यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये जो मैच्योर वाला पोर्शन है, जितना भी ये मैच्योर वाला पोर्शन है, यहाँ पे ये छोटे छोटे येलो डॉट्स हैं, ये क्या हैं, आपके राइबोसोम्स हैं, यानी ये अब जाएंगे प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस में अब ये रोल प्ले करेंगे। बट अगर यहाँ की बात करूँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो यहाँ पे कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, यानी राइबोसोम एब्सेंट है, तो कोई भी प्रोटीन्स की सिंथेसिस नहीं होगी। इसीलिए इनका अपीयरेंस कैसा था, स्मूथ था, थोड़ा सा सॉफ्ट था, जबकि यहाँ पे छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं पूरे स्ट्रक्चर में, इसीलिए इनका जो अपीयरेंस था वो कैसा होगा, रफ होगा। प्रोटीन सिंथेसिस occur, hence the rough appearance, no detoxification features. I hope you found this video informative. Thank you for watching.